एक वकील था, नाम था जॉन। उसकी बीवी एरिन भी वकील थी। दोनों अमेरिका में रहते थे। अच्छा खासा घर था, 3 छोटे छोटे बच्चे थे और जिंदगी बिल्कुल वैसी चल रही थी जैसी हम सब चाहते हैं। अच्छी नौकरी, परिवार, हर महीने कुछ पैसे बचते हैं और आगे का सब कुछ तय है। सब कुछ एकदम सही था। और फिर अचानक एक दिन एक एक्सरे हुआ और सब कुछ बदल गया। जॉन के शरीर में एक गांठ मिली, इतनी बड़ी कि डॉक्टर खुद हैरान रह गया। और जब तक किसी को पता चला, तब तक वो गांठ उनकी पीठ और पैरों की हड्डियों तक फैल चुकी थी। कैंसर था, बहुत खतरनाक किस्म का, बहुत तेजी से बढ़ने वाला। डॉक्टर ने एरिन से सीधा कह दिया कि बहुत कम वक्त बचा है। जॉन उस वक्त सिर्फ 35 साल के थे। एरिन की पूरी दुनिया एक रात में उलट गई। जॉन इतने बीमार हो गए कि काम पर जाना बंद हो गया। घर का खर्चा, बच्चों की देखभाल, इलाज, सब कुछ एरिन के अकेले कंधों पर आ गया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। पर उस टूटन के बीच भी उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सुनने में भले ही अजीब लगे, पर वो उनकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर जो कुछ महीने बचे थे उनमें बस एक काम किया, साथ रहे। दोनों साथ पार्क गए, साथ बैठकर मूवीज देखीं, बच्चों को स्कूल से साथ लेकर आए। जब जॉन की तबीयत थोड़ी ठीक होती तो दोनों शहर की पुरानी गलियों में घूमने निकल जाते। कोई योजना नहीं, कोई मकसद नहीं, बस साथ चलना, साथ बैठना, साथ होना। 3 महीने बाद जॉन चले गए। एरिन आज भी जब उन 3 महीनों की बात करती हैं तो कहती हैं कि वो दिन बहुत मुश्किल थे। हर सुबह एक नई लड़ाई थी। पर एक बात है जिसका उन्हें कोई पछतावा नहीं, और वो यह कि उन्होंने नौकरी छोड़ी और जॉन के साथ रहीं। अगर वो उस वक्त भी काम पर जाती रहती तो वो 3 महीने भी हाथ से निकल जाते। वो वक्त कभी वापस नहीं आता। पर इस कहानी में एक सवाल छुपा है जो बहुत गहरा है। अगर जॉन को 10 साल पहले पता चल जाता कि जिंदगी इतनी छोटी होने वाली है, तो क्या वो भी वैसे ही जीते जैसे जिए? क्या वो भी रोज सुबह ऑफिस जाते, फाइल्स बनाते, मीटिंग्स करते, तरक्की के पीछे भागते? क्या वो उतना पैसा बचाते उस भविष्य के लिए जो कभी आने वाला ही नहीं था? शायद नहीं। शायद वो कुछ और करते। शायद वो ज्यादा वक्त बच्चों के साथ बिताते। शायद वो कहीं घूमने जाते। शायद वो सब कुछ करते जो उन्होंने हमेशा बाद के लिए रखा था। और यही वो सवाल है जिसके जवाब में बिल पर्किंस ने एक किताब लिखी, डाई विद जीरो। बिल पर्किंस कौन है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इनकी अपनी कहानी भी बहुत कुछ सिखाती है। बिल शुरू में इंजीनियर थे, पर बाद में अमेरिका के सबसे बड़े शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट पर पहुंचे। जैसे भारत में दलाल स्ट्रीट है जहां बड़े बड़े कारोबारी शेयरों का लेन देन करते हैं, वैसे ही अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है। वहां उन्होंने बहुत पैसा कमाया। पर एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने अपनी बूढ़ी दादी को $10,000 दिए। ये बहुत बड़ी रकम थी। सोच ये थी कि दादी खुश होंगी, कुछ अच्छा खरीदेंगी, कहीं घूमने जाएंगी, कुछ मजेदार करेंगी। पर दादी ने उन पैसों का कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं कि पैसे कम थे, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। न कहीं जाना था, न कुछ खरीदना था, न कोई सपना बाकी था। बस इतना बोली कि मुझे एक गर्म स्वेटर लेनी है, वो भी बिल के लिए, अपने लिए नहीं। और उस पल उन्हें एक बात समझ आई जो बहुत सीधी सी थी पर बहुत गहरी थी। यह पैसा दादी को 30 साल पहले मिलना चाहिए था, जब उनका शरीर साथ देता था, जब उनके अंदर कुछ करने की चाहत थी, जब वो इस पैसे से कुछ कर सकती थी। कोई यात्रा, कोई ख्वाहिश, कोई खुशी। पर तब पैसा नहीं था। और अब जब पैसा आया तो दादी के पास उसे इस्तेमाल करने की ताकत ही नहीं बची थी। यह बात दिमाग में इस कदर बैठ गई कि जब आसपास नजर डाली तो पता चला कि यही गलती लगभग हर इंसान कर रहा है। लोग पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते रहते हैं उस कल के लिए जो शायद उस तरह आए ही नहीं जैसा वो सोच रहे हैं। वो आज जो कर सकते हैं उसे कल पर टालते रहते हैं। और एक दिन जब वो कल आता है तो या तो शरीर साथ नहीं देता, या वो चाहत ही खत्म हो चुकी होती है जिसके लिए पैसा जोड़ा था। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी बिना सोचे समझे एक तय ढर्रे पर जी रहे हैं। जो उन्हें कहां ले जा रहा है ये उन्हें खुद मालूम नहीं। बस सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसा कमाओ, बचाओ, और यही चक्र चलता रहे साल दर साल। डाई विथ जीरो उस ढर्रे को तोड़ने की किताब है। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इस किताब की बात करेंगे, और यह किताब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेगी जो सुनकर शायद थोड़ी बेचैनी हो, पर यह सवाल बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये सवाल पैसे के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। और जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं होता कि मैंने बहुत खर्च कर दिया। सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि मैं वो कर सकता था, पर मैंने किया नहीं। और जब करने का मन हुआ, तब वक्त हाथ से निकल चुका था। 90 के दशक की शुरुआत की बात है। न्यूयॉर्क शहर में एक नौजवान एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। कमरा इतना छोटा था कि बीच में एक अस्थाई दीवार लगाकर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, और एक हिस्सा इस नौजवान का था। इतनी जगह है कि बस एक बिस्तर रखो और करवट लो तो दीवार छू जाए। ये नौजवान वॉल स्ट्रीट पर काम करता था, पर कोई बड़ा पद नहीं था। बड़े कारोबारियों के सहायकों का भी सहायक था। तनख्वाह इतनी कम थी कि शहर की मेट्रो का महीने भर का पास लेना भी सोचना पड़ता था। और जब कभी किसी लड़की को मूवी दिखाने ले जाता, तो अंदर ही अंदर बस यही दुआ करता कि वो पॉपकॉर्न न मांग ले, क्योंकि उतने पैसे भी नहीं होते थे। पर उस वक्त इस नौजवान को एक बात पर बड़ा गर्व था। इतनी कम तनख्वाह में से भी वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा था। बहुत मुश्किल से, बहुत तंगी में, पर करीब $1000 जमा कर लिए थे। उसे लगता था कि वो बहुत समझदारी का काम कर रहा है, कि यही सही रास्ता है, कि बचत ही सबसे जरूरी चीज है। और फिर एक दिन उसके बड़े साहब से बात हुई। नाम था जो फेरल। इस नौजवान ने बड़े गर्व से जो को बताया कि देखो मैंने कितनी बचत की है। उम्मीद थी कि शाबाशी मिलेगी, पर जो ने कुछ और ही कहा। जो ने सीधा कहा कि तुम पागल हो क्या? इतनी कम तनख्वाह और उसमें से भी बचत कर रहे हो? तुम वॉल स्ट्रीट पर आए हो, कमाई अभी बस शुरू हुई है। क्या सोचते हो कि हमेशा इतना ही कमाओगे? तुम्हारे पास अभी जवानी है, ताकत है, पूरी जिंदगी पड़ी है, और तुम इस उम्र में पैसे गिन गिन कर रख रहे हो। यह बात सुनकर बहुत अजीब लगी, क्योंकि बचपन से तो यही सिखाया गया था कि पैसा बचाओ, जोड़ो, संभाल कर रखो। और अब कोई कह रहा है कि यह गलत है। पर जो की बात में एक बहुत गहरी समझ छुपी थी। जो दरअसल ये कह रहे थे कि यह नौजवान अपने आज के आप से पैसा छीनकर अपने बूढ़े आप को दे रहा है। अभी जवानी है, अभी दुनिया देखने का वक्त है, नए लोगों से मिलने का वक्त है, जिंदगी को भरपूर जीने का वक्त है। पर यह सब छोड़कर पैसा जमा हो रहा है उस बुढ़ापे के लिए, जब शायद इन पैसों से कोई मजा ही ना आए। और यहीं से इस पूरी किताब की नींव पड़ी। वो नींव यह है कि पैसा दरअसल आपकी जिंदगी की ताकत है। इसे आसान भाषा में समझिए। जब आप काम करते हैं तो आप अपना वक्त दे रहे होते हैं, अपनी ताकत दे रहे होते हैं, अपनी जिंदगी के घंटे दे रहे होते हैं। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को थके हारे लौटते हैं, और उन घंटों के बदले में तनख्वाह मिलती है। तो जो पैसा हाथ में आया, वो असल में जिंदगी के उन घंटों की कीमत है। पैसा जिंदगी का ही एक रूप है, बस शक्ल बदली हुई है। इसीलिए जब आप पैसा जोड़ते जाते हैं और उसे कभी किसी खुशी में, किसी याद में, किसी अनुभव में नहीं बदलते, तो दरअसल आप अपनी जिंदगी के उन घंटों को एक तिजोरी में बंद कर रहे होते हैं। वो सुबह जो ऑफिस में बिताई, वो शामें जो काम करते हुए गुजारी, वो थकान जो सही, वो सब एक नंबर बनकर बैंक अकाउंट में पड़ा है। और अगर वो नंबर कभी किसी खुशी में नहीं बदला, किसी याद में नहीं बदला, तो वो घंटे बर्बाद हो गए। असल में जिंदगी अनुभवों का जोड़ है। जब आप बूढ़े होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे, तो बैंक बैलेंस याद नहीं आएगा। याद आएंगे वो पल जो आपने जिए, वो यात्राएं जो की, वो लोग जिनके साथ वक्त बिताया, वो हंसी जो किसी पुराने दोस्त के साथ हंसे, वो रोमांच जो किसी नई जगह पर महसूस किया, वो तृप्ति जो किसी सपने को पूरा करके मिली। पैसा खुद कोई अनुभव नहीं है, बस एक जरिया है जो उन अनुभवों तक पहुंचाता है। और अगर वो जरिया कभी काम में ही ना आए, तो उसका कोई मतलब नहीं। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक शानदार गाड़ी हो, पर आप उसे कभी चलाएं ही नहीं, बस खड़ी रखें और रोज धूल पोंछते रहें। अब जब हम पैसा खर्च करते हैं, तो 2 तरह की चीजें ले सकते हैं। एक तो सामान, जैसे नया फोन, नए कपड़े, घर का सामान, और दूसरे अनुभव, जैसे कोई यात्रा, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, कोई नई जगह देखना, कुछ नया सीखना। फर्क यह है कि सामान से मिलने वाली खुशी बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है। नया फोन लिया, 2 हफ्ते में पुराना लगने लगता है। पर एक यात्रा की याद, एक पुराने दोस्त के साथ बिताई रात, एक नई जगह का पहला नजारा, यह यादें वक्त के साथ और कीमती होती जाती हैं। 10 साल बाद भी जब उस यात्रा के बारे में सोचते हैं, तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 20 साल बाद जब किसी को वो किस्सा सुनाते हैं, तो आंखों में चमक आ जाती है। इस किताब में इसे मेमोरी डिविडेंड कहा गया है। मतलब यह कि जब आप कोई अनुभव लेते हैं, तो वो सिर्फ उस एक पल की खुशी नहीं देता,
वो एक याद बनाता है जो जिंदगी भर बार बार खुशी देती रहती है। जब उसके बारे में सोचते हैं, जब कोई पुरानी तस्वीर सामने आती है, जब कोई गाना बजता है जो उस वक्त सुना था, तो वो पूरा पल फिर से जिंदा हो उठता है। ये एक ऐसा मुनाफा है जो किसी बैंक अकाउंट से कभी नहीं मिलता। और जितनी जल्दी कोई अनुभव लो, उतना ज्यादा मेमोरी डिविडेंड मिलता है, क्योंकि उतने ज्यादा साल बचे हैं उस याद को बार बार जीने के लिए। अब यहाँ एक बात है जो हम भारतीयों के लिए बहुत अहम है। हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा जोड़ना अच्छी बात है, बचत करना समझदारी है, कम खर्च करना अक्लमंदी है। और एक हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है। बचत जरूरी है, भविष्य के लिए सोचना जरूरी है, ये कोई नहीं कह रहा कि सब उड़ा दो। पर एक हद के बाद यही सोच एक जाल बन जाती है। हम सब ऐसे अंकल या आंटी को जानते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बस जोड़ा। कभी कहीं घूमने नहीं गए, कभी कोई बड़ा शौक पूरा नहीं किया, हर खर्चे पर 10 बार सोचा, हर इच्छा को दबाया यह कहकर कि अभी नहीं, बाद में, बच्चों की शादी के बाद, रिटायर होने के बाद, बस थोड़ा और जमा हो जाए फिर करेंगे। और फिर जब वो बाद आया तो न शरीर में ताकत बची थी, न मन में वो चाहत। बस बैंक अकाउंट का नंबर बढ़ा रहा, जिंदगी नहीं। उन्होंने वो पैसा कमाया था अपनी जवानी देकर, अपनी जिंदगी के बेशकीमती घंटे देकर। पर उस पैसे ने उनकी जिंदगी में कोई याद नहीं बनाई, कोई अनुभव नहीं दिया। ये सिर्फ पैसे की त्रासदी नहीं है, ये एक जिंदगी की त्रासदी है जो पूरी तरह जी ही नहीं गई। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ उड़ा दो और कल की चिंता छोड़ दो। ये लापरवाही की बात नहीं, संतुलन की बात है। पर यह संतुलन बनेगा कैसे? ये कैसे पता चलेगा कि कब बचाना है और कब जीना है? इसके लिए एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जिंदगी में 3 चीजें हैं जिनके बिना कोई भी अनुभव पूरा नहीं होता, और इन तीनों का एक बहुत दुखद हिसाब है। वो तीनों एक साथ कभी पूरी तरह नहीं मिलती। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो शायद आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नई नजर से देखने लगेंगे। इस किताब में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अमेरिका के नजदीक समुद्र में एक छोटा सा टापू है, नाम है जॉस्ट वैन डाइक। बहुत खूबसूरत जगह, नीला पानी, सफेद रेत, और वहां एक बार है जिसका नाम है सॉगी डॉलर बार। इस बार का नाम इतना अजीब क्यों है, इसकी भी एक कहानी है। दरअसल इस बार तक पहुंचने के लिए कोई पुल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लोग अपनी नावों को थोड़ी दूर रोकते हैं और फिर तैरकर किनारे आते हैं। जेब में जो पैसे होते हैं वो पानी से भीग जाते हैं और उन गीले डॉलर से पीने की चीज खरीदते हैं। इसीलिए नाम पड़ा सोगी डॉलर बार, यानी गीले डॉलर वाला बार। ये एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में लोग सालों बाद भी बात करते हैं। बिल एक बार वहां गए और उनके साथ थे उनकी गर्लफ्रेंड के नाना क्रिस। क्रिस 69 साल के थे और जवानी में तैराकी सिखाने का काम करते थे। अपने आप को बहुत तंदुरुस्त मानते थे। जब उन्हें पता चला कि बार तक तैर कर जाना है तो तुरंत बोले कि मैं भी तैर कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। दूरी सिर्फ 30 गज थी, बस 30 गज। इतनी सी दूरी जो एक जवान इंसान मजे से पार कर ले। पर 20 गज के बाद क्रिस की सांसें उखड़ने लगीं। वो हांफने लगे और चिल्लाए कि अभी कितनी दूर और है। जवाब मिला कि बस थोड़ा सा रह गया है, पानी इतना उथला है कि खड़े हो सकते हो। पर क्रिस सुन नहीं पा रहे थे, बुरी तरह घबरा गए थे। जब तक उनके पास पहुंचे, क्रिस पूरी तरह थक चुके थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। करीब 15 मिनट लगे उन्हें सामान्य होने में। फिर दोनों ने साथ बैठकर ड्रिंक लिया। पर उन 15 मिनट का डर बहुत असली था। क्रिस ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा तैराकी में बिताया था, पर 69 साल की उम्र में शरीर वो नहीं रहा था जो वो अपने दिमाग में सोचते थे। दिमाग में वो अभी भी वही क्रिस थे जो 30 साल पहले घंटों तैरते थे, पर शरीर बहुत आगे निकल चुका था। और यही बात हम सबके साथ होती है। हम खुद को उस उम्र में देखते रहते हैं जो हम कभी थे। हम मानते रहते हैं कि जो आज हो सकता है वो कल भी हो सकेगा। पर शरीर सिर्फ एक दिशा में जाता है और वो दिशा है आगे, कभी पीछे नहीं। और यहीं पर उन 3 चीजों की बात आती है जो जिंदगी को भरपूर जीने के लिए चाहिए। पहली है सेहत, दूसरी है पैसा और तीसरी है वक्त। इन तीनों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह तीनों एक साथ कभी पूरी तरह नहीं मिलती। जब आप जवान होते हैं, 20 से 30 साल के, तो सेहत जबरदस्त होती है। शरीर में ताकत है, दुनिया घूमने का मन करता है, कुछ नया शुरू करने की हिम्मत है। वक्त भी होता है क्योंकि जिम्मेदारियां अभी ज्यादा नहीं है, पर पैसा नहीं होता। दुनिया घूमना चाहते हैं पर टिकट का पैसा नहीं है। कुछ नया करना चाहते हैं पर जेब खाली है। तो आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं,
ये सोचकर कि अभी कमा लो, बाद में जी लेंगे। फिर एक दौर आता है जब पैसा आ जाता है, 40 के हैं, 50 के हैं, बैंक अकाउंट भरा है, पर अब वक्त नहीं है। बच्चों की पढ़ाई है, घर की किश्त है, काम का बोझ है, और जो थोड़ा बहुत वक्त बचता है उसमें इतनी थकान होती है कि बस आराम करने का मन करता है। वो यात्रा जो करनी थी टल जाती है, वो शौक जो पूरा करना था दब जाता है, वो सपने जो देखे थे कहीं पीछे छूट जाते हैं, और फिर एक दिन रिटायर होते हैं। अब वक्त भी है और पैसा भी, पर सेहत ने जवाब दे दिया है। वो घुटने जो पहले पहाड़ों पर दौड़ते थे अब सीढ़ियां चढ़ने में दर्द करते हैं। वो आंखें जो हर नजारा देखती थीं अब जल्दी थक जाती हैं। मन करता है कि कहीं जाएं, कुछ करें, पर शरीर इजाजत नहीं देता। जवानी में हर रुपये की ताकत सबसे ज्यादा होती है। उस उम्र में हर रुपया एक अनुभव बन सकता है, एक याद बन सकता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पैसे की यह ताकत घटती जाती है। इसलिए नहीं कि पैसा कम हो गया, बल्कि इसलिए कि शरीर उसका पूरा फायदा उठाने लायक नहीं रहता। एक 80 साल के इंसान को चाहे दुनिया भर की दौलत दे दो, उसे बस एक आरामदायक बिस्तर चाहिए, घर का बना खाना चाहिए और अपनों का साथ चाहिए। सेहत एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर हम उसे सबसे सस्ते में बेच देते हैं। वो इंसान जो रात रात भर काम करता है ताकि थोड़ा ज्यादा कमा ले, जो कभी कसरत नहीं करता क्योंकि वक्त नहीं है, जो खाने पीने का ध्यान नहीं रखता क्योंकि काम में इतना उलझा है कि बस जो मिले वो खा लो, वो दरअसल अपनी सेहत को पैसे में बदल रहा है। और ये बहुत बुरा सौदा है, क्योंकि बाद में जब वो उस पैसे से अपनी सेहत वापस खरीदना चाहेगा तो नहीं खरीद पाएगा। पैसे से बहुत कुछ मिलता है, पर खोई हुई सेहत नहीं मिलती। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी यही कहा कि रिटायर होने के बाद केदारनाथ जाऊंगा, राजस्थान घूमूंगा, बच्चों के साथ एक लंबी यात्रा करूंगा। पर जब रिटायर हुए तो या तो घुटनों ने जवाब दे दिया, या दिल की बीमारी आ गई, या बस इतनी थकान रहने लगी कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता। वो सपना जो हमेशा बाद के लिए रखा, वो बाद कभी आया ही नहीं। शरीर के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, कोई इसका अपवाद नहीं है, और इसीलिए सही वक्त पर सही अनुभव लेना जरूरी है। इसीलिए नहीं कि बाद में मौका नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए कि बाद में वो अनुभव उतना भरपूर नहीं होगा, उतना जिंदा नहीं होगा। एक 30 साल का इंसान जो हिमालयन ट्रैक करता है, उसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा उस 60 साल के इंसान से जो वही ट्रैक करे। दोनों को वही पहाड़ मिलता है, पर जो महसूस होता है वो एक जैसा नहीं होता। 30 साल की उम्र में शरीर जो रोमांच महसूस करता है, जो ताकत होती है कि दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, थकने के बाद भी हंस सकते हैं, वो अनुभव सिर्फ उसी उम्र में मिल सकता है। ये बात उन लोगों की बुराई नहीं है जो 60 में ट्रैक करते हैं, वो बहुत हिम्मत वाले हैं। पर बात सिर्फ इतनी है कि 30 की उम्र में जो हो सकता था वो सिर्फ 30 में ही हो सकता था। वो मौका अब लौट कर नहीं आएगा। ये वक्त के गुजरने की कड़वी सच्चाई है। पर इससे निराश होने की जरूरत नहीं, इससे एक काम लेना है, और वो काम है अपनी जिंदगी को नई नजर से देखना। ये सोचना कि अभी मेरे पास क्या है, सेहत है, वक्त है, पैसा है, और जो भी है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करूं अभी, इसी दौर में, इसी उम्र में। इसके लिए एक बहुत आसान पर बहुत ताकतवर तरीका बताया गया है। एक ऐसा तरीका जो आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। उस तरीके का नाम है टाइम बकेटिंग, और यह जितना सादा लगता है उतना ही गहरा है। एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब सिर्फ आप जानते हैं। वो एक काम जो आप सालों से करना चाहते हैं, वो कौन सा है? वो यात्रा जो हमेशा सूची में रहती है पर कभी होती नहीं? वो हुनर जो बरसों से सीखना चाहते हैं पर शुरू नहीं कर पाए? वो इंसान जिससे मिलने की बात हर बार टल जाती है? वो जगह जो किसी तस्वीर में देखी थी और मन में सोचा था कि एक दिन जरूर जाऊंगा? वो एक दिन कब आएगा? सच ये है कि वो एक दिन अपने आप कभी नहीं आता। वो तभी आता है जब आप उसके लिए जगह बनाते हैं, जब उसे अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखते हैं। और इसके लिए एक बात समझनी जरूरी है, हर अनुभव की एक खिड़की होती है। एक ऐसा वक्त जब वो अनुभव लेना सबसे ज्यादा मजेदार होता है, सबसे ज्यादा असरदार होता है। और जब वो खिड़की बंद हो जाती है तो वो अनुभव शायद बाद में मिले भी, पर पहले जैसा नहीं होता। उसकी गहराई कम हो जाती है, और कभी कभी तो वो मुमकिन ही नहीं रहता। यही टाइम बकेटिंग का मूल विचार है। इसे समझने का तरीका बहुत आसान है। अपनी जिंदगी को 10-10 साल के हिस्सों में बांटो, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आगे। फिर हर हिस्से में बैठकर तय करो कि इस दौर में कौन से अनुभव लेने हैं, कौन से सपने पूरे करने हैं।
ये कोई सख्त नियम नहीं है जिससे हटना मना हो। ये एक दिशा है, एक साफ सोच है जो बताती है कि इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। अब इसे जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। 20 से 30 साल की उम्र, ये वो दौर है जब शरीर हर चीज के लिए तैयार है। ये वो वक्त है जब बैकपैक उठाकर किसी अनजान जगह निकल जाओ, कोई नया हुनर सीखो, कोई ऐसा काम करो जो थोड़ा डराता हो पर दिल कहता हो कि करना चाहिए। किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करो जो बिल्कुल अलग दुनिया से हो, जिसकी सोच अलग हो। इस उम्र में हर साहस सबसे ज्यादा लौट आता है, क्योंकि इस उम्र में शरीर और मन दोनों उसके लिए सबसे तैयार होते हैं। और जो यादें इस दौर में बनती हैं वो पूरी जिंदगी साथ चलती हैं। 30 से 40 साल की उम्र, इस दौर में अक्सर शादी हो चुकी होती है, बच्चे आ चुके होते हैं। और यहां एक बात है जो बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं। आज वो आपकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं, कल वो अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। आज वो आपके साथ खेलना चाहते हैं, कल उनके अपने दोस्त होंगे, अपनी जिंदगी होगी। वो छोटे छोटे साल जब बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, वो दोबारा नहीं आते। इसीलिए इस दौर में परिवार के साथ बिताए पल सबसे कीमती हैं। वो छुट्टी जो बच्चों के साथ ली, वो सफर जो पूरे परिवार ने साथ किया, ये वो यादें हैं जो बच्चे बड़े होकर भी नहीं भूलते और आप भी नहीं भूलते। 40 से 50 साल की उम्र, इस दौर में आमतौर पर कमाई सबसे अच्छी होती है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी सांस मिलती है। ये वो वक्त है जब उन अनुभवों के लिए जगह बनाओ जो पहले अफोर्ड नहीं होते थे। वो बड़ी यात्रा, वो ड्रीम प्रोजेक्ट, वो महंगा शौक जो दिल हमेशा से चाहता था। इस दौर में कमाई और सेहत दोनों काफी हद तक साथ होती हैं और इस जोड़ी का फायदा उठाना चाहिए। 50 के बाद का दौर, यह वह वक्त है जब उन अनुभवों को सबसे पहले रखो जो शरीर से मांग करते हैं। वो ट्रैक जो करना था, वो तैराकी जो सीखनी थी, वो नाचना जो हमेशा से मन में था, ये सब अभी करो, क्योंकि आने वाले साल इन्हें और मुश्किल बनाते जाएंगे। इस किताब में एक किस्सा है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। 50 की उम्र में एक बार वेक बोर्डिंग करने का मौका आया। यह एक ऐसा पानी का खेल है जिसमें तेज रफ्तार नाव के पीछे पानी पर एक तख्ते पर खड़े होकर सरकना होता है। बहुत ताकत चाहिए, बहुत संतुलन चाहिए। उस वक्त बस एक सवाल था, क्या यह अभी हो सकता है? शायद हां, मुश्किल से। क्या 7 साल बाद हो पाएगा? शायद नहीं। तो या तो अभी या फिर कभी नहीं। किया, और वो अनुभव यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यही टाइम बकेटिंग का सबसे बड़ा सबक है। हर अनुभव के लिए एक खिड़की है और वो हमेशा खुली नहीं रहती। जो आज हो सकता है वो कल शायद ना हो सके, और जो इस दशक में मुमकिन है वो अगले दशक में शायद मुमकिन ना रहे। पर टाइम बकेटिंग सिर्फ यह तय करना नहीं है कि क्या करना है। इसमें एक और बात सोचनी जरूरी है, और वो है कि इन अनुभवों में कौन होगा। अकेले कोई अनुभव लेना और किसी अपने के साथ वही अनुभव लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक यात्रा जो अकेले की, वो एक अच्छी याद है, पर वही यात्रा जो अपनी मां के साथ की, अपने बच्चों के साथ की, अपने पुराने दोस्त के साथ की, वो सिर्फ याद नहीं रहती, वो एक बंधन बन जाती है जो वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। 20 साल बाद जब उस यात्रा की बात होती है तो सिर्फ आप नहीं मुस्कुराते, वो इंसान भी मुस्कुराता है जो आपके साथ था, और दोनों मिलकर उस याद को फिर से जीते हैं। पर वो लोग भी हमेशा नहीं रहेंगे, उनकी भी खिड़कियां हैं जो एक दिन बंद हो जाएंगी। मां के साथ वो यात्रा जो हमेशा से करना चाहते थे पर हर बार टाल देते हैं। पिताजी के साथ वो लंबी बातें जो कभी हो ही नहीं पाती। बचपन के उस दोस्त से वो मुलाकात जो सालों से टल रही है। ये सब एक दिन मुमकिन नहीं रहेगा। शायद मां की सेहत अचानक बिगड़ जाए, शायद पिताजी एक दिन न रहें, शायद वो दोस्त इतना दूर चला जाए कि मिलना हो ही ना पाए। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इनमें से कोई भी बात होने से पहले कोई चेतावनी नहीं देता। जो लोग आज आपकी जिंदगी में हैं, उनके साथ के अनुभव अभी लो, क्योंकि उनके साथ की हर खिड़की भी बंद होती है और बंद होने से पहले कोई घंटी नहीं बजती। पर यहां एक और सवाल उठता है, हम अपने लिए अनुभव लेने की बात तो कर रहे हैं, पर उन लोगों का क्या जो हमारे बाद आएंगे? हमारे बच्चे, हमारा परिवार, जिन्हें हम कुछ देकर जाना चाहते हैं, क्या हम उन्हें सही वक्त पर दे रहे हैं? या हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो उस दादी के साथ हुई कि पैसा तब मिला जब उसकी जरूरत ही खत्म हो चुकी थी? एक बहुत आम सी बात है जो हम सबके आसपास होती है। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, पैसा जोड़ता है, हर इच्छा दबाता है, और यह सब किसके लिए? बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। यह सोचकर कि जब मैं जाऊंगा तो उन्हें कुछ छोड़ कर जाऊंगा, एक मकान, कुछ पैसे, कुछ जमीन,
एक विरासत जो उनके काम आए। और फिर एक दिन वो इंसान चला जाता है, 75 साल की उम्र में, 80 में, और बच्चों को वो विरासत मिलती है। पर एक पल रुकिए, उन बच्चों की उम्र अब क्या है? 50, 55। वो खुद बुजुर्ग होने की तरफ जा रहे हैं। उनके अपने बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी अपनी जिंदगी बन चुकी है, अपना घर है, अपनी कमाई है। और अब वो पैसा जो उन्हें मिला, यह उनकी जिंदगी में उतना बड़ा फर्क नहीं करता जितना 25 या 30 साल पहले कर सकता था। यहां एक बहुत सीधा सा सवाल है, जो सुनने में छोटा है पर सोचने में बहुत बड़ा। अगर आप अपने बच्चों को पैसा देना ही चाहते हैं, तो वो पैसा तब क्यों नहीं देते जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? जब वो 26 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, जब उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, जब वो कुछ बनना चाहते हैं पर पैसे नहीं हैं, जब वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं पर शुरुआती पूंजी नहीं है, जब एक छोटा सा घर लेना चाहते हैं पर पहली किश्त नहीं जुट पाती, जब एक छोटी सी आर्थिक मदद उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। वही पैसा अगर 55 में मिले तो शायद वो उसे बचत में डाल दें, शायद बैंक में रख दें, क्योंकि अब जिंदगी का वो दौर बीत चुका है जहां उस पैसे से कुछ बड़ा बन सकता था। एक उदाहरण से समझते हैं। आपका बेटा 30 साल का है, एक छोटा सा काम शुरू करना चाहता है। उसके पास सोच है, हिम्मत है, मेहनत करने की तैयारी है, पर शुरुआत के लिए कुछ पैसे चाहिए जो उसके पास नहीं है। अगर आप उस वक्त उसे कुछ पैसे दें तो शायद वो अपना काम खड़ा कर ले, शायद वो आत्मनिर्भर बन जाए, शायद वो वही जिंदगी बना ले जिसका उसने सपना देखा था। अब वही पैसा अगर आपके जाने के बाद मिले, जब वो 55 का हो चुका है, तो उसका क्या करेगा? शायद कुछ खास नहीं। वो मौका जो 30 साल की उम्र में था, अब जा चुका है। असली बात यह है कि पैसे की ताकत सिर्फ रकम में नहीं होती। पैसे की असली ताकत इसमें होती है कि वो किसे और कब मिल रहा है। एक ही रकम किसी की जिंदगी बदल सकती है अगर सही वक्त पर मिले, और वही रकम बेमानी हो जाती है अगर देर से मिले। इसीलिए इस किताब का एक बड़ा संदेश यह है कि जीते जी दो। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है जो हमारे भारतीय समाज से गहरे जुड़ी है। हमारे यहां माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों को तब देते हैं जब वो खुद इस दुनिया से जाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डर। ये डर कि अगर अभी सब कुछ दे दिया तो बाद में मेरा कौन देखेगा? अगर पैसा मेरे पास नहीं रहा तो बच्चे मेरी देखभाल करेंगे या नहीं? क्या मैं उन पर निर्भर हो जाऊंगा? क्या वो मुझे भूल जाएंगे? ये डर बहुत असली है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां माता पिता ने सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया और फिर बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। यह होता है और यह दर्दनाक है। पर इस डर का हल यह नहीं कि सब कुछ आखिरी सांस तक रोके रखो। इसका हल एक समझदारी भरी योजना है। पहले यह हिसाब लगाओ कि बाकी जिंदगी के लिए कितने पैसे चाहिए, इलाज के लिए, रहने खाने के लिए, और अगर कोई अनचाही मुश्किल आए तो उसके लिए। इसमें थोड़ा अतिरिक्त भी रखो, सुरक्षा के लिए। यह रकम अपनी है, इसे अपने पास रखो बिना किसी समझौते के। और जो इससे ज्यादा है वो अपने बच्चों को दो, अभी, जब उनकी उम्र ऐसी है कि वो उस पैसे से कुछ बना सकते हैं, जब उनके सामने जिंदगी है, मौके हैं, सपने हैं। ये लापरवाही नहीं, ये सबसे बड़ा तोहफा है जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं, सही वक्त पर दिया गया साथ। अब यहां एक और बात है जो दान और परोपकार के बारे में है। बहुत से लोग अपनी वसीयत में लिखते हैं कि मेरे जाने के बाद इतना पैसा इस संस्था को जाएगा, इतना गरीबों में बंटेगा। यह नेक इरादा है, पर जब वो पैसा उनके जाने के बाद किसी काम में लगता है तो वो खुद उसका असर नहीं देख पाते। वो ये नहीं देख पाते कि उनके पैसे से किसी बच्चे ने पढ़ाई पूरी की, किसी बीमार का इलाज हुआ। वो उस खुशी से वंचित रह जाते हैं जो देने में मिलती है। पर अगर वही दान जीते जी किया जाए तो वो खुद उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उनके पैसे से क्या बदला, और वो देखना, वो महसूस करना खुद एक बहुत गहरा अनुभव है। इस बात को एक बड़ी मिसाल से समझते हैं। अमेरिका में बिल गेट्स हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। जैसे भारत में टाटा परिवार अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाता है, वैसे ही गेट्स ने भी अपनी कंपनी छोड़कर अपना ज्यादातर पैसा परोपकार में लगा दिया। यह बहुत बड़ी और सराहनीय बात है। पर सवाल यह है कि क्या यह और पहले नहीं हो सकता था, जब और ज्यादा ताकत थी और वो उस बदलाव में और सक्रिय तरीके से जुड़ सकते थे? यह आलोचना नहीं है, बस एक याद दिलाना है कि देने का सबसे अच्छा वक्त वो होता है जब देने वाला और लेने वाला दोनों उसका पूरा फायदा उठा सकें। अब शायद मन में एक बात आ रही होगी कि
यह सब तो उनके लिए है जिनके पास बहुत पैसा है। हम तो बस गुजारा करते हैं, देने के लिए बचता कहां है। यह सोच स्वाभाविक है, पर यह बात सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। यह उस हर इंसान के लिए है जो जरूरत से ज्यादा जोड़ रहा है, जो उन अनुभवों को टाल रहा है जो ले सकता है पर डर की वजह से नहीं लेता। हां, अगर सच में बहुत तंगी है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती है, तो पहली जरूरत जिंदा रहना है। पर अगर खाने पीने और रहने के बाद भी कुछ बचता है, तो एक बार रुककर खुद से पूछना जरूरी है कि वो बचत कहां जा रही है, और क्या उसका कुछ हिस्सा उन अनुभवों पर खर्च होना चाहिए जो अभी मुमकिन है और कुछ सालों बाद शायद न रहें। बस यह सवाल खुद से पूछना ही इस सोच की शुरुआत है। पर अब एक आखिरी और सबसे अहम बात बाकी है। यह सब जानने के बाद, यह सब समझने के बाद, एक डर है जो हम सबके अंदर बैठा है। एक ऐसा डर जो इन सारी बातों पर अमल करने से रोकता है, जो कहता है कि रुको, अभी नहीं, थोड़ा और जोड़ लो, थोड़ा और रुको। वो डर है पैसा खत्म हो जाने का। और जब तक इस डर से सीधे बात नहीं होती, ये पूरी सोच अधूरी रह जाती है। एक बुजुर्ग इंसान अपने बिस्तर पर लेटा है। जिंदगी के आखिरी दिन है। बाहर धूप है, खिड़की से रोशनी आ रही है, पर अंदर एक अजीब सी खामोशी है। वो छत की तरफ देख रहा है और सोच रहा है, क्या किया जिंदगी में, क्या नहीं किया। कहां जाना चाहता था पर कभी गया नहीं। किससे मिलना चाहता था पर कभी मिला नहीं। वो सपना जो हमेशा बाद के लिए रखा, कभी लद्दाख जाऊंगा, कभी अपनी किताब लिखूंगा, कभी मां को लेकर उनके पुराने गांव जाऊंगा। वो एक बात जो पिताजी से कहनी थी पर कभी कह नहीं पाया। और बैंक अकाउंट में पैसा है, अच्छा खासा पैसा, पर वो पैसा उन पलों को वापस नहीं ला सकता। यही वो पछतावा है जिसके बारे में इस पूरी किताब में बात हो रही है। जब लोग जिंदगी के आखिरी दिनों में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कोई नहीं कहता कि काश मैंने वो यात्रा न की होती, काश वो पैसे न लगाए होते, काश वो अनुभव न लिया होता। बल्कि लोग कहते हैं कि काश मैंने वो किया होता जो करना चाहता था, काश मैंने वो जिंदगी जी होती जो जीना चाहता था। और इस पछतावे की जड़ क्या होती है? बस एक चीज, डर। पैसा खत्म हो जाने का डर। यह डर इतना ताकतवर होता है कि पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हर उम्र में इसकी एक नई शक्ल होती है। जवानी में कहते हैं कि पहले जोड़ लो, 30 में कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, 40 में कहते हैं कि किश्तें चल रही हैं, 50 में कहते हैं कि अब खर्च ठीक नहीं, और रिटायर होने के बाद कहते हैं कि अब सेहत नहीं रही। हर दौर में एक नया बहाना, और जिंदगी बस एक अंतहीन तैयारी बनकर रह जाती है। पर इस डर का जवाब बहुत सीधा है। बस ज्यादातर लोग ये काम कभी करते नहीं। बैठो और अपना काफी निकालो, बस इतना सा काम। सोचो कि मोटे तौर पर कितने साल और बचे हैं। अपनी सेहत देखो, अपने परिवार का इतिहास देखो, एक अंदाजा लगाओ। फिर सोचो कि हर साल कितने पैसे चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, इलाज के लिए, और उन अनुभवों के लिए जो अभी भी लेना चाहते हो। बचे हुए सालों से गुणा करो और थोड़ा अतिरिक्त जोड़ो, ताकि अनचाही मुश्किल में संभल सको। जो गिनती आए वो आपका काफी है। बस इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। पर ज्यादातर लोग ये गिनती जिंदगी में कभी करते ही नहीं। वो बस जोड़ते रहते हैं, बिना यह जाने कि काफी कितना है। और जब तक काफी का पता नहीं, तब तक कोई भी रकम कभी काफी नहीं लगती। 10 लाख हैं तो 20 चाहिए, 20 हैं तो 50 चाहिए। ये भूख कभी नहीं मिटती, क्योंकि इसका कोई अंत तय ही नहीं है। और जो इस काफी से ज्यादा है, वो क्या है? वो आपके वो घंटे हैं जो काम में लगाए, जिनके बदले पैसा मिला, पर उस पैसे ने कोई खुशी नहीं दी, कोई याद नहीं बनाई। बस एक गिनती बनकर बैंक में पड़ा रहा। और वो घंटे अभी खर्च करने हैं, अभी जबकि वक्त बाकी है, अनुभवों पर, अपनों के साथ, उन सपनों पर जो बरसों से टले हुए हैं। पर एक बात ईमानदारी से कहना जरूरी है, इस किताब का नाम डाई विथ जीरो है, पर इसका मतलब हूबहू शून्य पैसे पर मरना नहीं है। यह तो मुमकिन भी नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिरी दिन कब होगा। कुछ पैसा हमेशा बचेगा, और बचना भी चाहिए। इसका असली मतलब कुछ और है, और वो बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है कि जब इस दुनिया से जाओ, तो अंदर कोई अधूरा सपना ना हो, कोई ऐसा अनुभव ना हो जो लेना चाहते थे पर नहीं ले पाए, कोई ऐसा इंसान ना हो जिसके साथ वक्त बिताना चाहते थे पर नहीं बिता पाए, कोई ऐसी बात ना हो जो कहनी थी पर हमेशा अगली बार पर टालते रहे। जीरो का मतलब खाली होना नहीं है। जीरो का मतलब भरा होना है, पूरा होना है। यह कहना कि मैंने सब कुछ जी लिया, कुछ बाकी नहीं रहा।
और यही बात है जो इस पूरी किताब के हर हिस्से को एक धागे में पिरोती है। ये बात कि पैसा आपकी जिंदगी का ही रूप है, इसीलिए उसे उन चीजों में बदलो जो सच में मायने रखती हैं, ऐसे अनुभवों में जो यादें बने और जिंदगी भर साथ चले। ये बात कि सेहत, पैसा और वक्त तीनों कभी एक साथ पूरी तरह नहीं मिलते, इसलिए जो आज है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आज ही करो। ये बात कि हर अनुभव की एक खिड़की होती है जो हमेशा खुली नहीं रहती, इसलिए जिंदगी को दशकों में बांटो और हर दौर में सबसे जरूरी काम पहले करो। और ये बात कि जो देना है वो जीते जी दो, सही वक्त पर दिया गया छोटा सा साथ भी जिंदगी बदल सकता है। ये सब एक ही दिशा में इशारा करता है, वर्तमान की तरफ, आज की तरफ, इसी पल की तरफ। हमारे यहां एक पुरानी कहावत है कि जो हाथ में है वो पक्का है, जो आगे है वो अनजाना। हमारे दादा दादी यही सिखाते थे कि आज को पूरी तरह जियो, पर हम उस सीख को कहीं रास्ते में भूल गए। भविष्य के लिए इतना सोचने लगे, इतना जोड़ने लगे कि आज जीना ही भूल गए। जॉन की कहानी याद कीजिए, जिससे हमने शुरू किया था। 35 साल का वकील, जिसे अचानक पता चला कि जिंदगी बस कुछ महीनों की है। उन आखिरी 3 महीनों में उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, कहीं दूर नहीं गया, कुछ महंगा नहीं खरीदा, बस अपनों के साथ रहा। पार्क गया, शहर की गलियों में घूमा, बच्चों के साथ बैठा, अपनी बीवी का हाथ पकड़कर चला। और वो 3 महीने उसकी पूरी जिंदगी के सबसे भरपूर महीने बन गए। पर एक सवाल हमेशा रहेगा, अगर उसे पहले से पता होता कि जिंदगी एक दिन खत्म होगी, तो क्या वो हर दिन ऐसे ही जीता? शायद हां। और शायद तब उसे उन 3 महीनों का इंतजार ही ना करना पड़ता। हम सबको यह पता है कि जिंदगी एक दिन खत्म होगी, पर हम ऐसे जीते हैं जैसे यह बात हम पर लागू नहीं होती। हम सबके पास अभी वक्त है, सेहत है, मौके हैं, अपने लोग हैं। सवाल बस इतना है कि हम इनका क्या करते हैं। तो एक आखिरी सवाल, आपकी जिंदगी में वो एक अनुभव कौन सा है जो बरसों से टल रहा है? वो एक सपना जो हमेशा अगले साल पर खिसकता रहता है? वो एक इंसान जिससे मिलने की बात हर बार रह जाती है? वो एक काम जो दिल कहता है कि कर लो, पर दिमाग रोक देता है? कमेंट में बताइए, और सिर्फ बताइए नहीं, साथ में यह भी लिखिए कि इस बार वो कब होगा। कोई तारीख दो, कोई पक्का इरादा करो, क्योंकि जो आज तय नहीं होगा वो कल भी नहीं होगा, और एक दिन वो खिड़की बंद हो जाएगी बिना किसी चेतावनी के। इस किताब का सार बस इतना है कि पूरी तरह जियो, सोच समझकर जियो, जानबूझकर जियो। अपनी जिंदगी को बिना सोचे समझे बहने मत दो, ताकि जब वो आखिरी दिन आए तो बिस्तर पर लेटे हुए खिड़की से बाहर देखते हुए यह न सोचो कि काश मैंने वो किया होता, काश मैं वहां गया होता, काश मैंने वो बात कही होती। बल्कि मुस्कुराओ और सोचो कि हां, मैंने जिया, पूरी तरह जिया, कुछ बाकी नहीं रहा। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस एक इंसान को जरूर भेजिए जिसे आपको लगता है कि यह बात सुनने की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।